जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा, धौलावीरा पढ़ा, बनौली पढ़ा, सुरकोटला पढ़ा, रोपड़ पढ़ा, ठीक है, मोहनजोदड़ो को पढ़ा, उसके चंदूदड़ो को पढ़ा, कालीबंगा को पढ़ा, यहाँ से मिले साक्ष्यों के बारे में हम लोग देखें और बड़े अच्छे तरीके से हम समझाए हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर साथी आज का हमारा टॉपिक बड़ा लाजवाब है और बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो स्क्रीन पे आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। यहाँ से हमें बहुत चीजों को देखने को मिला है और जीवन में सीखने को मिला है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ के वेदों के बारे में, वेदों की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से मिले क्या क्या हमें जीवन में क्या क्या वैदिक सभ्यता का कालक्रम भी पढ़ेंगे, यहाँ के साक्ष्यों के बारे में हम लोग विशेष तौर पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, और हम इसमें पढ़ेंगे मंडल के बारे में पढ़ेंगे, स्तुति के बारे में पढ़ेंगे, ऋचाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मंत्रों श्लोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद आप पढ़ोगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में हम लोग विशेष तौर पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक है, और मजा भी आने वाला है इस टॉपिक में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्यारे साथी, राम राम, जय श्री राम। चलिए हम लोग श्री गरसाए करते हैं आज की टॉपिक को, वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता का ये फर्स्ट सेशन होगा मेरा और जबरदस्त सेशन होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना, सपोर्ट करना मेरे चैनल को। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करेंगे प्रसादी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले पढ़ेंगे, आप जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का एक कालक्रम आता है। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता समाप्त हुई उसके बाद मैं बताऊं भैया मेरे, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन, ये इसका जो कार्यक्रम था आपको हमने बताया था 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, यही हमने यहाँ बताया था। यस सर, ठीक है, ये हमने बताया था। इसी के बाद अगर आप देखोगे प्यारे साथी तो आपको मिलेगा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में आप जब देखेंगे, वैदिक सभ्यता में जब आप देखोगे प्यारे साथी, इसका कालक्रम हम आपको बताने वाले हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद एक नई सभ्यता उभर के आई, और वो सभ्यता जो कि जीवन में हमारे आज भी काम दे रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या नाम है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हम लोग विशेष तौर पर पढ़ेंगे, यहाँ आर्यों के बारे में जानेंगे, आर्य कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग जो कि लोगों ने विचार किया कि आर्य यहां से आए, आर्य वहां से आए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग मैप पे समझेंगे कि आर्य आए कहां से थे। ठीक है, चलिए बातें समझ में आई। चलो भाई हम लोग शुरुआत करेंगे वैदिक सभ्यता की। किसकी बात करेंगे सर? वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता की हम लोग विशेष तौर पे बात करेंगे। वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानिएगा कि जो वैदिक सभ्यता है मेरे भाई, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मेरे भाई यही से कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में अगर आप देखो तो सबसे पहले आर्य का नाम आता है। क्या? आर्य का नाम आता है। आर्य, आर्य कहां से आए थे? क्या इसकी जानकारी थी हमें? भाई नहीं जानकारी थी, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी, ध्यान रखिएगा। अब यहां अगर हम आपसे बताएं कि सर आर्य का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथी, आर्य का अर्थ ही होता है कुलीन। क्या होता है? कुलीन। ठीक है, आर्य का अर्थ होता है कुलीन, या इसे हम लोग श्रेष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, आर्य। उसके बाद अगर कहा जाए कि हमें जानकारी की, अगर हम जानकारी की बात कहें प्रसति, तो जो वैदिक शब्द बना है, जो वैदिक वैदिक जो शब्द बना है, जो वैदिक शब्द बना है वेद। ठीक है, वेद, और वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। क्या होता है प्रसति? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है,
वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? अर्थ का वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। अब बड़ा ध्यान समझिएगा कि अगर आर्यों की जानकारी की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, कि मेरे भाई कि अगर आर्यों की सबसे प्राचीन अभिलेख की अगर बात करें, कि सबसे प्राचीन अभिलेख, आर्यों की सबसे प्राचीन अभिलेख की अगर हम बात करें, तो मेरे भाई आर्यों की सबसे बुगज कोई अभिलेख, ये अभिलेख मेरे भाई सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। और ये 1400 ईसा पूर्व में इसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व में हमें जानकारी मिलती है। ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि आर्य कहां से आए थे, कैसे आए थे, ठीक है, कहां पे इनका पहला निवास स्थान था, ये सभी चीजें इसमें संकलन है। चलो दूसरी चीज समझो यहां पे भाई, कि अगर हम आर्य की ही बात करें तो आप जानते हो कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना विचार मत दिया है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने। तो यहां पे पहला है डॉक्टर शमपुरानंद। क्या? शमपुरानंद, डॉक्टर शमपुरानंद। ठीक है, डॉक्टर शमपुरानंद का कहना है कि मेरे भाई ये तो आए थे आल्पस। कहां से? आल्पस पर्वत से। ठीक है, आल्पस पर्वत से। ठीक, ये आए थे आल्पस पर्वत से। इनका कहना था कि जो आर्य थे वो आए थे आल्पस पर्वत से। ठीक है, और उनके बाद डॉक्टर दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग सुने होंगे। दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग सुने होंगे। डॉक्टर दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? डॉक्टर दयानंद सरस्वती का आप लोग नाम सुने होंगे। इनका कहना था भाई मेरे, डॉक्टर दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग जानते होंगे। इनका एक पुस्तक है, जिन पुस्तक का नाम है, इनका एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनके पुस्तक का नाम है। इन्होंने बताया कि जो आर्य आए थे तिब्बत से। कहां से आए थे भैया? तिब्बत से आए थे। तिब्बत कहां है? चीन वाले भाग में। ठीक है, इन्होंने कहा आर्य तिब्बत से आए थे। इन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक है, अभी मैं पूरा बताऊंगा, इसका एक एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक अच्छे तरीके से। फिर एक और यहां पे आए, आप लोग नाम सुनेंगे पंडित बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, आप लोग बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने। इन्होंने बताया, एक इनकी पुस्तक थी, एक इनकी द आर्कटिक होम आर्यंस। इनके पुस्तक नाम है द आर्कटिक होम आर्यंस। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम है आर्कटिक द होम आर्यंस, ऐसे भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखना। इनका कहना है कि ये जो आर्य थे आए थे उत्तरी ध्रुव से। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से आए थे। कहां से आए थे भैया? ये नॉर्थ पोल से आए थे। ठीक है, इनका कहना है कि ये नॉर्थ पोल से आने वाले व्यक्ति हैं, यहां से ये लोग आए थे। चलिए कोई बात नहीं। एक और आपको देखने को मिलेंगे, मैक्स मूलर का नाम सुने होंगे। किसका? मैक्स मूलर का नाम सुने होंगे। ठीक है, मैक्स मूलर का आप लोग नाम सुने होंगे। मैक्स मूलर का कहना था कि ये आए थे मेरे भाई मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपना विचार दिया था। इनका कहना कि ये आए थे मध्य एशिया बैक्टीरिया से। कहां से? बैक्टीरिया से ये आए थे। ठीक है, मध्य एशिया की बात हुई तो भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिया कि आर्य कहां से आए थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, लोग कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए मेरे भाई, अगर ये देखा जाए यहीं पे कि
जो आर्य थे, ठीक है, आर्य, जो आर्य थे, आर्यों की सबसे सबसे प्रिय पशु, सबसे प्रिय पशु अगर था कोई तो वो था घोड़ा। क्या था भैया मेरे? घोड़ा। ये सबसे प्रिय पशु था। आर्यों की सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो कहेंगे सर घोड़ा सबसे इनका प्रिय पशु था। ठीक है, घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु माना जाता था। ठीक है, किसका? आर्यों की सबसे प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। याद रखना है सिर्फ चीजें, कोई दिक्कत हो हमें बताना। ठीक है, चलो इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई? इतनी बातें क्या आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, अब ये बताओ, अभी हमने बताया कि आप अलग अलग जगह से आने वाले थे। ठीक है, तो आप यहां पे देखो थोड़ा सा, ये है आपका भारत, हमारा भारत, हमारा भारत। ठीक है, चलो ये भारत है। अगर हम यही पे बोले मेरे भाई कि ये जो थे ये यहाँ पे मध्य एशिया है, मान लो यहाँ पे क्या है? मध्य एशिया है। ठीक है, मध्य एशिया, ये मध्य एशिया है। मध्य मध्य एशिया से आर्य चले, कहां से? मध्य एशिया से आर्य चले। ठीक है, मध्य एशिया से आर्य चले, आए यहाँ पे ईरान में। कहां पे आए? ईरान में आए। मध्य एशिया से ईरान में, ईरान से आए तो बसे ये अफगानिस्तान में। कहां पे बसे भैया? अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, ये बसे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के बाद ये डायरेक्ट कहां पे आए भैया मेरे? पंजाब में। कहा जाता है कि पंजाब में भी ये आए। कहां पे? पंजाब में भी ये आए। कौन? आर्य आए। तो पहली बार अगर हम बात करें कि पहली बार आर्य निवास की, अगर हम बात करें कि पहली बार आर्य कहां रुके थे, निवास कहां किए थे, तो आप बोलोगे अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान में पहली बार आर्य लोग यहाँ पे ठहरे थे। ठीक है, दूसरी बात अगर भारत की बात करें तो पंजाब में आके रुके थे। ठीक है, यहीं पे आप देखोगे उस समय में तो नदियां थी, एक का नाम था गंगा नदी, ठीक है, जो अपनी पवित्र नदी है, और एक का नाम था भैया मेरे यमुना नदी। क्या है? यमुना नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, यमुना नदी। और यही पे एक था नदी जिसका नाम था सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी भी था यहीं पे। ठीक, उसके बाद सिंधु नदी तो अपना विस्तार कर ही रहा था, इधर सिंधु नदी अपना विस्तार कर ही रहा था, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। तो इसमें इन सब नदियों का भी जिक्र है, इस सब नदियों का भी जिक्र है। कहा जाता है कि गंगा का एक बार केवल वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका 3 बार वर्णन किया गया यमुना का, और 33 बार भैया मेरे सिंधु नदी का वर्णन वैदिक सभ्यता में अगर देखा जाए तो 33 बार इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे प्राचीन, अगर सबसे सबसे अगर पवित्र कोई नदी माना गया था, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था। ठीक है, सबसे पवित्र नदी किसको माना गया मेरे भाई? सबसे पवित्र नदी माना गया आपके सरस्वती नदी को। ठीक है, सबसे पवित्र नदी ये माना गया। बातें समझ में आ रही है? हर चीजें आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतनी बातें आ गई समझ में। सबसे पवित्र नदी और कितनी बार किसका वर्णन किया गया ये हमने आपको बताया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और वैदिक सभ्यता में हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अगर इसी वैदिक सभ्यता में अगर हम बात करें मेरे प्रहती, अगर इसी वैदिक सभ्यता में हम अगर बात करें, आ जाओ, वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये इसका कालक्रम अगर हम आपसे बताएं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आप कहोगे सर 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम पूरा वैदिक सभ्यता का माना जाता है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया सर? 2 भागों में। एक भाग का नाम था आपका ऋग्वैदिक सभ्यता। क्या भैया? ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता। और मेरे भाई दूसरे का नाम आपको, अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा हो गया तो सीधा कर देते हैं, अपने हाथ में है ना। ठीक है, चलो पहला आपका था ऋग्वैदिक सभ्यता।
क्या? ऋग्वैदिक सभ्यता, ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता। और दूसरी की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो एक है उत्तर वैदिक सभ्यता। क्या? उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। ये दो सभ्यताओं में ये वैदिक सभ्यता का क्या हुआ, डिवाइड हुआ, अलग हुए, ठीक है। दो सभ्यताओं में ये विकसित हुआ, पहली सभ्यता ऋग्वैदिक और दूसरी सभ्यता आपका क्या भैया, उत्तर वैदिक। अगर ऋग्वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये इसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम चलता है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम आ जाता है। उसके बाद अगर उत्तर वैदिक की मैं बात करूं तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है, ठीक है। इसका उत्तर वैदिक का, उत्तर वैदिक का समझ में आ रहा है? हर चीज आपको आसानी समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, कोई परेशानी हो तो बताइए। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। पहला है इसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये इसका माना गया। अगर इसी के अंतर्गत देखोगे मेरे भाई, इसी के अंतर्गत देखोगे तो पहला इसमें वेद, इसमें भी वेद आएंगे। क्या आएंगे? वेद है। वेद पहला अगर वेद का नाम आप देखोगे तो सब जानते हो, ऋग्वेद का नाम आप लोग सुनोगे, ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा आपका वेद का नाम है सामवेद। क्या है? सामवेद, ठीक है, सामवेद। अगर हम तीसरे वेद की बात करें तो कहोगे सर यजुर्वेद। क्या कहोगे? यजुर्वेद का नाम आप लोग दोगे, ठीक है। चौथे की अगर हम बात करें तो कहोगे सर अथर्ववेद, ठीक है, अथर्व, ठीक है, अथर्ववेद हम लोग नाम इसका देंगे, अथर्ववेद, ठीक है। चलो अब ये चार वेद आपको दिख रहे हैं? यस सर, चार वेद दिखे। आप मेरे भाई आप ध्यान रखना कि इन चारों वेदों में ये ऋग वेद आपको जो दिख रहा है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे ये प्राचीन वेद माने जाते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगर हम इन तीनों वेदों की बात करें, इन तीनों वेदों की हम अगर बात करें तो इन तीनों वेद को हम लोग मेरे भाई त्रैवेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रैवेद भी कहते हैं, त्रैवेद भी कहते हैं, ठीक है, त्रैवेद भी कहते हैं। ध्यान रखना कि हम जीएस पढ़ा रहे हैं और जीएस में सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड आ चुका है, होमगार्ड में केवल जीएस मांगा है, तो जीएस को हम जीएस की तरफ पढ़ेंगे तभी जाके क्वालिफाई होंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़ते रहिए। समय को इतना समय नहीं कि आपको समय दे पाए, इसलिए समय पर एकदम अपना अपना काम समय पर करते रहो, ठीक है। चलो इसे त्रैवेद कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, त्रैवेद। अगर हम बात करें कि इसी इन तीनों को संकलन करता की अगर हम बात करें कि मेरे भाई इन तीनों वेदों के संकलन करता कौन है, संकलन करता की अगर बात करें तो आप कहोगे सर कृष्णद्वैपायन का नाम आप लोग सुने होंगे, कृष्णद्वैपायन का आप लोग नाम सुने होंगे। इनका एक और नाम है जिनका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास एक इनका और नाम है। कृष्णद्वैपायन का ही नाम है वेद व्यास, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आया? बोलो भाई, अगर आया होगा तो उम्मीद है कि आपको समझ में हर चीजें आ रही है, ठीक है। वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, त्रैवेद भी कहा जाता है। संगमन करता कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास का नाम आप लोग सुने होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़े हम लोग, ये सर आगे बढ़ा जाए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रसिद्धि ऋग वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हम लोग अगर कोई चीजों को पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पहले ऋग्वेद। क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले? प्रसिद्धि हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में विशेष तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद यानी ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी इसके बारे में, ठीक है। हम इसके बारे में विशेष तौर चर्चा करेंगे, फिर उत्तर वैदिक में बात करेंगे। इन चारों तीनों वेदों के बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चाएं करेंगे अच्छे से। चलो ध्यान रखना
कि भाई इस ऋग्वेद का ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है क्या? यस सर। चलो इधर हम बता देते हैं। अगर कहा जाए कि सर आर्यों का सबसे प्राचीन वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है कौन सा? ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। चलो सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम इसी में बात करें मेरे प्रश्न, इसी में अगर हम बात करें, चर्चा करें कि माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मानेंगे, आगे चल के हम भी मानेंगे भाई, ठीक है। अगर ऋग्वेद का और इसका क्या नाम है, इसी को हम लोग भैया ऋषि मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि मंडल भी कहते हैं, ठीक है। इसी को ऋषि मंडल भी कहते हैं। किसको भैया? ऋग्वेद को ऋषि मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहता है सर? इसे और क्या कहा जाता है? यस, सब बताएंगे। पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल ऋषि मंडल भी कहते हैं और पूर्व वैदिक काल भी हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व वैदिक काल भी इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक। सबसे ऋग्वेद की बात है, किसकी बात है? ऋग्वेद की ही बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो दूसरी बात इसी में समझो भैया मेरे कि ऋग्वेद की ही बात चल रही है, तो ऋग्वेद में अच्छे से बात चलाया जाए। तो भैया इसी में आपको मिलेगा श्लोक, क्या मिलेगा? श्लोक। इसी में आपको मिलेगा मंत्र, इसी में आपको मिलेगी भैया ऋचाएं। क्या मिलेंगी? ऋचाएं भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऋचाएं भी आपको देखने को मिलेगा, किसका? ऋग्वेद का, ठीक है। दूसरी बात, ऋग्वेद की अगर हम बात करें, सर थोड़ा सा कलरवा बदल लीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर हम ऋग्वेद की बात करें कि सर ऋग्वेद के पाठ कितने हैं, तो ऋग्वेद के पाठ की अगर बात करें तो ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। कितने पाठ? 3 पाठ। पहला पाठ का नाम है भैया मेरे, आप कहोगे सर शाकल। क्या नाम है इसका? शाकल, ठीक है। इसमें 1017 मंत्र हैं, ठीक है। इनके 3 पाठ हैं, 1017 मंत्र हैं, इसके 3 पाठ है। पहले पाठ का नाम है शाकल, ठीक है। दूसरे पाठ का नाम अगर हम आपसे बात करें तो दूसरे पाठ का नाम है बालखिल। क्या नाम है? बालखिल। इसमें कुल 11 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 11 मंत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 11 मंत्र आपको देखने को मिलेगा। ये क्या पढ़ा रहा भैया? वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हर चीजें आप जुनून से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, नजर एकदम गड़ा के पढ़िए, धंसा के पढ़िए, दिमाग में फिट करके पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कैसे पढ़िए? लेकिन पढ़िए, ठीक है। और मेरे भाई साकल हो गया, बालखिल हो गया, एक होता है वास्कल। क्या? वास्कल, ठीक है। वास्कल में कुल 56 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? कुल 56 मंत्र पाए गए हैं, ठीक है। ये 3 इसके पाठ हो गए। क्या हो गए? 3 पाठ की हम लोग बात कर चुके हैं। किसके? हम लोग ऋग्वेद के, ठीक है। ऋग्वेद के 3 पाठों की बात है। आ जाओ हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इसी में आगे की ओर चलते हैं। एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइन बाय एकदम लाइन पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति हो तो बताना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुरोहित। अगर ऋग्वेद के पुरोहित को मेरे भाई होत्रु का नाम सुनोगे, होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। ये बातें ध्यान रखना, होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रु कहा जाता है। यस सर। चलो दूसरी चीज समझो कि ऋग्वेद में मेरे भाई, ऋग्वेद के ब्राह्मण का अगर नाम बताऊं तो इसमें एक होते हैं ब्राह्मण। क्या भैया? एक है ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण दूसरा, पहला ब्राह्मण। और दूसरे की अगर हम बात करें,
इसमें आएगा उपवेद। क्या आएगा भैया? उपवेद की बात करते हैं, ठीक है। उपवेद, इसमें एक आएगा उपवेद, ठीक है। उपवेद की बात होगी और तीसरे में बात होगी इसके आरण्यक की बात होगी। क्या होगी? आरण्यक की बात होगी, ठीक है। ये ऋग्वेद की बात है। तीन चीजें आपको बता, ब्राह्मण, उपवेद, आरण्यक। ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे? तो आप कहोगे सर ऋग्वेद के ब्राह्मण को पहली बात तो ऐतरेय कहते थे। क्या कहते थे? ऐतरेय कहते थे। और क्या कहते थे सर? ऋग्वेद के ब्राह्मण को कौशितकी भी कहते थे। क्या कहते थे? कौशितकी भी कहते थे। ब्राह्मण को, ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐतरेय और कौशितकी भी कहा जाता था, ठीक है। चलो सर, अच्छा सर ये बताइए, चलिए बहुत बता दिए तो इसमें ये भी बता दीजिए, कौन सा? उपवेद। तो उपवेद को क्या कहा जाता था सर? उपवेद को आयुर्वेद भी कहते थे। क्या? आयुर्वेद भी कहा जाता था। उपवेद को आयुर्वेद भी कहते थे। चलो दूसरी बात, अब हम बात करेंगे आरण्यक की। तो आरण्यक में भी सर, आरण्यक को क्या कहता था? इसमें क्या थे भैया? इसमें भी ऐतरेय थे और दूसरे में कौशिकीय, कौशिकी। ये भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। और लोग पहले जंगल में बैठकर आराम से पढ़ते थे। घर द्वार का कोई मजा नहीं था और झोपड़ी लगा के लोग गुरुकुल के स्थान पर अपना आराम से, गुरु एकदम बढ़िया पेड़ के ऊपर चौकी बना रहता था, उसे बैठकर नीचे बच्चे विद्यार्थी पढ़ते थे। एकदम आराम से लोग वेदों की जो कि ज्ञान लेते थे, हासिल करते थे, आगे बढ़े हैं, ठीक है। आप भी ज्ञान लीजिए, आप भी ज्ञान लीजिए, अच्छे से लीजिए, लेना है तो, ठीक है। चलो सर आगे की ओर बताइए, सर आगे की ओर चलो, आगे की ओर हम ले चलते हैं, ले चले हम तुम्हें, ठीक है, ऋग्वेद की तरफ। समझ में आ रहा है? यस सर, हम इस तरीके से सिर्फ पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो अगर हम ऋग्वेद की ही बात करें कि सर ऋग्वेद की बात करो सर, और कोई बात नहीं करना है सर, आपको एकदम सही है सर, एकदम ऋग्वेद की ही बात करिए सर, और कोई बात आपको नहीं करना, ठीक है। ऋग्वेद में अगर कहा जाए मेरे भाई, अगर ऋग्वेद में कहा जाए कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो आप बात करोगे सर इसकी शाखाएं की बात करोगे, शाखाएं, ठीक है। शाखाओं की बात करोगे तो भैया पतंजलि का आप लोग नाम सुने होंगे। किसका? पतंजलि का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। पतंजलि, आजकल मार्केट में बहुत सामान पतंजलि का आ गया। हर चीज, आटा से लेकर, गेहूं से लेकर, सब कुछ एकदम, तेल से लेकर, भाई गेहूं का ही आटा बनता है, चावल से लेकर, घी से लेकर, सब कुछ पतंजलि का लोगे, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देसी घी से। पतंजलि का कहना है कि इनका 21 शाखाएं थी। किसका? ऋग्वेद का कुल शाखा कितना था? 21 शाखा थी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसमें यह कहा गया कि कुल 5 शाखाएं मुख्य थी। क्या? 5 शाखाएं कुल मुख्य था, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे भाई इसी में कहा गया कि 5 शाखाएं मुख्य थी, लेकिन 3 शाखाएं हमें प्राप्त हुआ, 3 शाखाएं हमें प्राप्त हुआ। यस सर, प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, प्राप्त हो गया है भाई। चलो 3 शाखाएं हमें क्या हुआ भैया? प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे की ओर चले जी सर, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो भाई, ओ इधर भी चलो। 3 शाखाएं और 5 शाखाओं की अगर हम बात करें, 3 शाखाएं इधर बताया ना, साकल, बालखिल, वास्कल इधर बता दिया, 3 शाखाएं इधर, 5 शाखा इधर। आओ वो सुनो भैया, पहली शाखा का नाम था, पहली शाखा दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। चलो आओ हाईलाइट वाला करें, हाईलाइट ले चले, हाईलाइट की ओर, ठीक है। पहली शाखा आपकी साकल हो, क्या भैया? साकल। दूसरी आश्वलायन, क्या? आश्वलायन, ठीक है, आश्वलायन, ये आपकी दूसरी शाखा हो गई, ठीक है। तीसरी शाखा आपका मांडुक्य, क्या? मांडुक्य, इधर थोड़ा सा
मांडुक्य, ठीक है, मांडुक्य। चौथी में आप जब जाओगे सांख्यायन का नाम आप लोग सुने होंगे, सांख्यायन, सांख्यायन का नाम आप लोग सुने होंगे, यस सर। पांचवा में जब जाओगे मेरे भाई शाकल, अश्वायन, मांडुक, इधर होगा वास्कल, क्या होगा, वास्कल, ठीक है। ये आपका 5 शाखाएं होंगे, ये आपके 5 शाखाएं होंगी ऋग्वेद के, 5 शाखाएं होंगे ऋग्वेद के, ठीक है। ये 5 शाखा हो गई आपका, ये ऋग्वेद का केवल शाखा ही पढ़ा रहे हैं, अंत अब देखो सब कुछ तो पढ़ा रहा हूं एक एक अलग अलग करके, अब क्या लोगे, ऐसे भी पढ़ो, अलग अलग करके तो पढ़ा रहे हैं भैया, ठीक है, अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत का आपत्ति विपत्ति हो तो बता दो। समझ में आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया कि सर आपको, चलो जब समझ में आता है तो मजा भी आता है। चलो इधर भी बता रहा हूं, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, किसकी बात करें सर, ऋग्वेद की बात करें, किसकी बात करें, ऋग्वेद की तो बात चल रही है, यस सर। ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें कि सर ऋग्वेद में, अगर ऋग्वेद के मंडल की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, ऋग्वेद की मंडल की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, कितने मंडल हैं सर, 10 मंडल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, 10 मंडल है। अच्छा 10 मंडल में अगर हम मंडलों की बात करें तो मेरे भाई, अगर मंडलों की बात करें तो 8 मंडल, 9वां मंडल और पहला मंडल, ये जो मंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, 9 मंडल, 8 मंडल और पहला मंडल जो आपको दिख रहा है, ये सब एक हो गए हैं, क्या हो गए हैं, सब एक कर दिए गए हैं, एक हो गए हैं, एक में मिला दिए गए हैं, ऐसे सिंपल सिंपल भाषा में समझो कि ये तीनों मंडल को एक कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा और भैया मेरे 7वां मंडल, दूसरा और 7वां मंडल की अगर हम बात करें, दूसरा और 7वां मंडल की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन मंडल है, क्या है, ये प्राचीन मंडल माना जाता है, प्राचीन मंडल माना जाता है, ठीक है, ये सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, दूसरा 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अगर हम बात करें मेरे भाई कि 7वां मंडल की अगर मैं बात करूं, 7वां मंडल की अगर स्पेशल मैं बात करूं तो सर 7वां मंडल में यहाँ पे 10 राग युद्ध का बात इसमें किया गया है, क्या, यस सर, 10 राग युद्ध का, यानी 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध वर्णन किया गया है, युद्ध वर्णन किया गया है, 10 राजाओं के युद्ध वर्णन किया गया इसी में। चलो बातें समझ में आ रही है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। अगर मैं इसी में बात करूं सर तीसरे मंडल की, तीसरा, ठीक है, अगर हम तीसरे मंडल की अगर हम बात करें सर कि तीसरा मंडल जो आपको दिख रहा है, तीसरे मंडल में मेरे भैया इसी में गायत्री मंत्र का नाम आप सुने होंगे, गायत्री, ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये है गायत्री मंत्र, ठीक है। ये गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, सब मंडल ही तो बता रहे हैं, यस सर। चलो अगला देखो, इसी मंडल में अगला की बताऊं मैं आपको, चलो आगे की ओर चलो भाई, अब सुनो इसी में तीसरे मंडल, अगर मैं चौथा मंडल की बात करूं कि सर चौथा मंडल में, ठीक है, दूसरा मंडल में चौथा मंडल की अगर मैं बात करूं, चौथे मंडल में 3 मंत्र की रचना, 3 मंत्र की रचना 3 राजाओं ने किया था, किसने, 3 राजाओं ने किया था, 3 राजाओं ने किया था, राजाओं ने किया था सर, कोई बात नहीं, 3 राजाओं ने किया था।
एक एक चीज को समझा रहा हूं ऋग्वेद के बारे में, अच्छे समझिएगा, ठीक है, अलग अलग करके। सर 3 राजा कौन कौन थे? पहले राजा का नाम, आ जाओ भैया, पहले राजा का नाम, चलते हैं राजा की ओर। चलो, पहले का नाम आप लोग त्रासदस्यु, आप लोग नाम सुने होंगे, त्रासदस्यु का नाम आप लोग सुने होंगे, त्रासदस्यु, ठीक है, त्रासदस्यु पहला राजा। दूसरा राजा आजमीर का नाम आप लोग सुनोगे, आज, बहुत अच्छा नाम है, मीर, आजमीर का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, आजमीर की नाम सुने होंगे। और तीसरे का नाम है भैया मेरे पीरमीड, ठीक है, पीरमीड, ठीक है, पीरमीड। ये 3 राजा थे, इन 3 राजाओं ने चौथे मंडल में 3 मंत्रों की रचना किए थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। चलो आगे की ओर बढ़ा जाए क्या? यस सर, आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलो सर आगे की ओर किया जाए, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई जी सर, तो हम लोग आगे की ओर चलें। यस सर, ये हो गया। अच्छा, इसी में और अभी बताना है भाई, अभी कहाँ हो गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर, ये हो गया। अब चलो हम बात करेंगे 10वां मंडल का, किसका बात करेंगे? 10वां मंडल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 10वां मंडल की बात करेंगे। 10वां मंडल में सोम रस का चर्चा किया गया है, किसका? सोम रस का चर्चा किया गया, वर्णन किया गया है। ये सोम रस था क्या? जब पहले लोग पशु बलि देते थे तो सोम रस पी के देते थे, आज जो है खुद का बलि देना है तो दारू पी के देते हैं, ठीक है, लोग शराब पीते हैं, चौचक पी लेते हैं, खुद का बलि दे रहे हैं, खुद का किडनी लीवर फेफड़ा खराब कर रहे हैं, ठीक है। पहले लोग पशु बलि देते थे देवताओं को मनाने के लिए, आज खुद को मना नहीं पा रहे हैं तो शराब पी रहे हैं, ठीक है, फर्क इतना ही है। तो 10वां मंडल में सोम रस का वर्णन किया गया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा चीज समझो, ये मंडल सबसे नवीन मंडल माना जाता है, नवीन मंडल माना जाता है, ठीक है, ये सबसे नवीन मंडल माना जाता है। कौन सा भैया? आपका 10वां मंडल, ठीक है। ये सबसे बाद में जोड़ा जाने वाला मंडल भी माना जाता है 10वां मंडल, ठीक है भाई, 10वां मंडल है तो लास्ट में जोड़ा जाएगा ना, ठीक है। तो एक 10वां मंडल की बात है सोमरस, इसी में आप देखोगे एक देवता का नाम भी इसमें वर्णन किया गया है, वो हमें कमेंट बॉक्स बताना कि वो देवता कौन है जिसका इनमें नाम वर्णन किया गया है इस 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल में नाम वर्णन भी किया गया है। चलो इतना तो हो गया आपका क्या मंडलों के बारे में। चलो भाई मंडल बहुत है, इतना तो मंडल के बारे में समझ गया क्या भैया? यस सर। चलो सर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एक कदम सफलता की ओर। अब आ जाओ हम लोग चलते हैं ऋग्वेद में, ये भी तो ऋग्वेद ही पढ़ा रहे हैं सर। यस सर, ऋग्वेद ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अगर इसमें आप लोग देखोगे मेरे प्रति, ऋग्वेद में ही देखोगे सब कुछ, तो बहुत ही बेटर तरीके से मैं आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ समझा रहा हूँ, एक एक चीज अलग अलग करके समझा रहा हूँ, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आएगा जल्दी। एक नोट बनाओ मेरे साथ, चलो देखो, चलो भाई समझ में आ गया? यस सर। अब हम बात करेंगे इसमें श्लोक का, मंत्र का, ऋचाओं की हम लोग बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यस सर, ओ घबरा गया इधर। चलो भाई ऋग्वेद हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सुक्ति का। क्या बात करेंगे? सुक्ति का। अच्छा, सुक्ति से एक बात आओ समझ में आ गया भाई, सुक्ति से एक बात आओ समझ में आ गया कि 10वें मंडल में ही आ जाओ, 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त याद रखना, पुरुष सूक्त और भैया मेरे देवी सूक्त का वर्णन भी किया गया है, देवी सूक्त का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो ये बातें समझ में, कुछ ले लो। सुक्ति 1028 इसमें सुक्तियां हैं। यस सर। अगर हम बात करें सर ऋचाएं की बात करें, किसकी बात करें सर? ऋचाएं की हम बात करें,
ठीक है, ऋचाओं की बात करें तो सर ऋचाएं कितना है, 10,580 कुल ऋचाएं हैं। ठीक है, कुल ऋचाएं हैं। अगर टोटल मंत्रों की बात करो तो भैया तो मंत्र बहुत हैं। ठीक है, अगर सूक्तियों की बात करें, ऋचाओं की बात करें तो ध्यान देना, ये बता दो कि ऋग्वेद में इतना इतना, और इसमें अगर मंडल की हमने बात बताया तो 10, इसमें भैया अगर मंडल पूछे तो आप बताना सर 10 मंडल है। ठीक है, ऐसे पे याद रखना। ये पूरा हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर धमाकेदार तरीके से लेके आपको चलते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद ही पढ़ा रहे हैं, और ऋग्वेद में हम लोग लेके चल रहे हैं ऋग्वेद की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां की हम लोग बात करेंगे। प्रमुख नदियां कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का वर्णन किया गया, प्राचीन में जो नदियां थी क्या आज वो नदियां हैं, क्या नाम चेंज कर दिया गया है क्या, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अगर हम लोग पहली नदी का नाम देखेंगे तो एक नदी का नाम है क्रुमु। क्या नाम है? क्रुमु नदी। ठीक है, क्रुमु नदी। क्रुमु नदी को ही हम लोग आज भैया मेरे कुर्रम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्रम नदी। ठीक है, कुर्रम नदी ये है कहां? आप कहोगे सर अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान में स्थित है। चलो सर, कुर्रम नदी। ठीक है, दूसरी नदी का अगर मैं बात करूं सर, ये का नाम है कुभा नदी। क्या नाम है? कुभा नदी। ठीक है, कुभा नदी का नाम भैया हो गया इधर काबुल नदी। कौन सा नदी? काबुल नदी। ठीक है, काबुल नदी। ठीक, अगर मैं तीसरे नदी की बात करूं तो सर एक नदी का नाम है गोमल नदी। क्या नाम है सर? गोमल नदी। ठीक है, गोमल नदी। गोमल नदी का नाम अपने उत्तर प्रदेश में एक नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। ठीक है, इसका नाम है गोमती नदी। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक नदी का आप लोग नाम सुने होंगे, सिंध का नाम सुने होंगे। यस सर, बाद में इसका अब नाम इसका रख दिएगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी चीन के मानसरोवर झील से निकलने वाला नदी है, और पाकिस्तान में लद्दाख से केवल टच करती है भारत में, और पूरा पूरा पाकिस्तान में बहती है। ठीक, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बातें समझ में आ रही है ना? यस सर। चलो थोड़ा सा कलरवा चेंज कर दीजिए सर, बस। चलो पांचवा नदी हम बात करेंगे सर नारायणी नदी। क्या? नारायणी नदी। नारायणी नदी की बात करेंगे तो भैया मेरी ये हुआ गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी। नारायणी नदी को ही क्या कहा जाएगा? गंडक नदी का नाम हम लोग देते हैं। ठीक है भैया मेरे, एक का नाम है बीतस्ता। क्या नाम है? बीतस्ता। बीतस्ता नदी। ठीक है, बीतस्ता को ही ब्यास नदी कहा जाता है। क्या कहता है? ब्यास नदी। बीतस्ता को ही ब्यास नदी का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, एक का नाम है अस्कनी। क्या नाम है भैया? अस्कनी का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या नाम है? अस्कनी का नाम आप लोग सुने होंगे। अस्कनी। ठीक है, अस्कनी का नाम आप लोग सुने होंगे, परुसुरी का नाम आप लोग सुने होंगे, बीतस्ता का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अस्कनी का नाम आप लोग सुने होंगे, बीतस्ता, बिपाशा, सॉरी सर, बीतस्ता यहां पे होगा आपका बीतस्ता का मतलब भैया मेरे यहां पे ब्यास अलग हो गया, बीतस्ता अलग हो गई, अस्कनी मतलब चिनाब। क्या? हम लोग चिनाब नदी की बात करेंगे। ठीक है, चिनाब नदी की बात करेंगे। अगली हम लोग बात करेंगे परुसरी। क्या बात करेंगे सर? परुसरी नदी का। ठीक है, परुसरी नदी का हम लोग बात करेंगे। परुसरी नदी को ही रावी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी नदी का हम लोग नाम देते हैं। परुसरी नदी को रावी नदी कहते हैं। ठीक है, एक का नाम है बीपाशा। क्या? बीपाशा। बिपाशा नदी। ठीक है, पहले ऋग्वेद में था, अब इसका नाम है ब्यास नदी। क्या नाम है? ब्यास। बीतस्ता इधर हो गया झेलम नदी। कौन सा नदी? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। समझ में आ रहा है? बीतस्ता, अस्कनी, परुसरी, बिपाशा, ये चार नदी एकदम बेस्ट है, इसे याद रखना। नारायणी। ठीक है, और अगर हम यही नदियों का बात करें, यहां पे अगर बात करें तो आप कहोगे सर बिपाशा के बाद एक नदी का नाम है सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। वर्तमान में घग्गर नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, घग्गर नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भैया
क्रुमु, कुभा, गोमल, सिंध, नारायणी, वितस्ता, अस्कनी, परश्री, विपाशा, सरस्वती, इतनी नदियां थी। ठीक है, इतनी नदियां थी और इतने नदियों को हमने समझाया है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि सर नदियों में अगर बात किया जाए कि सर नदियों में सबसे ज्यादा नदियों में सबसे ज्यादा किस नदियों का वर्णन किया गया है, तो आप बात करोगे सर सिंधु नदी का। क्या सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है, वो भी कितनी बार, वो भी 33 बार। कितनी बार? 33 बार इस नदी का वर्णन किया गया है। और गंगा पूछे, ऊपर हमने बताया है गंगा नदी का वर्णन अगर हमने पूछे तो 1 बार बताना, और यमुना नदी का वर्णन पूछे तो भैया 2 से 3 बार बताना। ठीक है, 2 से 3 बार बताना। ठीक है, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपको, ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये था आपका ऋग्वेद। क्या था भैया? ऋग्वेद था। ये इतना आपको ऋग्वेद के बारे में हमने आपको समझाया है, बताया है। कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, सब कुछ बताना। ठीक है, सब कुछ हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। एक थोड़ा सा देख लो भैया, ये देख लो, हमने इतना आपको ऋग्वेद के बारे में केवल बताया है। ये देख लो कितना बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देख लो भैया, एकदम सरलता से बताया है। ठीक है, एकदम सरलता से बताया है। अच्छा, इसी में अगर बात करें, एक चीज और लिख लो भाई, कि ऋग्वेद में अगर बात करें, ऋग्वेद की लिपि अगर आपसे पूछे कि सर ऋग्वेद की लिपि क्या है, तो आप कहोगे सर ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगर इसे पूछे कि ऋग्वेद की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि इसकी मानी जाती है। ठीक है, और भैया आर्य को किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आर्यों को कोई लिपि का ज्ञान नहीं था। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये चीजें आपको हमने समझाया है, हमने आपको बताया है। इधर हमने आपको क्या बताया सर? पूरा इंट्रोडक्शन बारे में बताया इसके, वैदिक सभ्यता का। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और ऐसे ही जबरदस्त हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथी, मजेदार तरीके से ये टॉपिक को पढ़िए और नोट करिए। बस आज के लिए ही। जय हिंद, जय भारत।